वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे मेजर थीम्स ऑफ लिबरलिज़म। बेसिकली ये वीडियो में मैं आपको लिबरलिज़म इन आईआर इसके बारे में बता रहा हूँ कि आईआर के अंदर लिबरलिज़म क्या थ्योरी है, क्या इसका पर्सपेक्टिव है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन और मेजर एजम्पशंस के इसके कोर वैल्यूज़, कोर आइडियाज़ क्या हैं उसको देखा, और इस हिस्से में हम इसके मेजर थीम्स देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेट एंड पावर, इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड ऑर्डर, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, इन सारी चीज़ों के बारे में लिबरलिज़म किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसके अलावा इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो ये इस वीडियो के इस पार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। तो पीछे वाले हिस्से में मैंने ये सारा इंट्रोडक्शन, मेजर अजम्पशंस ये बताया, और आज हम इसका देखते हैं कि मेजर थीम्स क्या हैं लिबरलिज़म के। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी। तो पीछे लिबरलिज़म की मेजर अजम्पशंस में हमने बात की थी कि इंसान की जो नेचर है वो इनहेरेंटली गुड है, और इंसान की नेचर गुड होने की वजह से वो मॉरल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर, ठीक है। तो पीस एंड सिक्योरिटी जो मेजर थीम है लिबरलिज़म का, उसमें क्या आता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंड मॉरल प्रिंसिपल्स, चूँकि वो अखलाकियात को, एथिक्स को, मोरालिटी को समझते हैं, और इसके समझने की वजह से पॉसिबल टू ट्रांसडेंट पावर पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ जस्ट। अब यहाँ से बेसिकली ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं रियलिज़म पर। रियलिज़म चूँकि ये बिलीव करता है कि इंसान की जो नेचर है वो सेल्फ़िश है, सेल्फ़िश होने की वजह से इंसान पावर का भूखा है, यानी कि इंसान हमेशा पावर के पीछे भागता है, पावर पॉलिटिक्स के पीछे। यानी पॉलिटिक्स एक पावर की गेम है कि हर बंदा पावर के पीछे भागा हुआ है। तो लिबरलिज़म ये बोलते हैं कि चूँकि इंसान की नेचर इनहेरेंटली गुड है, इंसान मॉरल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए ये मुमकिन है कि आप पावर पॉलिटिक्स को साइड पर रखें, यानी कि इससे आप बाला ऊपर जाके देखें और ये देखें कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ जस्ट, कि दुरुस्त क्या है और मुनसिफ इंसाफ क्या है, ठीक है। तो पीस और सिक्योरिटी इसको कायम करने के लिए जो लिबरल है उसका एक व्यू ये है कि इंसान जो कि अच्छा है, लिहाजा उसमें इतनी सेंस है कि वो ये देखे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ जस्ट, बजाय इसके कि वो पावर पॉलिटिक्स के पीछे भागता रहे, यानी कि सिर्फ अपना मुफाद, अपना फ़ायदा देखता रहे। इसके अलावा इसमें एक आता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। अब इसका क्या है कि बेसिकली ये एक थीसिस था जिसकी फाइंडिंग्स ये निकाली गई कि दुनिया में जितने भी लिबरल स्टेट्स हैं, लिबरल स्टेट्स से मुराद जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जिनमें जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं और जो लीडर्स होते हैं वो जवाबदेह होते हैं आवाम को, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी लिबरल स्टेट्स हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वो आपस में जंग नहीं लड़ती। जब भी उन्हें जंग लड़ना पड़े या जब भी वो जंग लड़ती हैं, फाउट करती हैं, वार एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, तो वो हमेशा जो अथॉरिटेरियन रिजम्स होते हैं, जो डिक्टेटरशिप जिन कंट्रीज़ में होती है, उसके ख़िलाफ़ वो वार लड़ते हैं, जबकि आपस में वो कभी वार नहीं लड़ते। मसलन अमेरिका और बरतानिया, यानी कि एक तो शुरू में इंडिपेंडेंस की वार हुई थी, वो एक अलग कंटेक्स्ट है उसका, लेकिन उसके बाद यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो आपस में जंग नहीं लड़ती। अमेरिका और इंग्लैंड ने आपस में जंग नहीं लड़ी, लेकिन ओवरऑल दूसरी जो स्टेट्स हैं, अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, डिक्टेटरशिप जिन स्टेट्स में थी, उनके खिलाफ वार होती रही। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि जितनी ज़्यादा दुनिया में डेमोक्रेसी होगी उतने ज़्यादा चांसेस कम है कि जंग ना हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी भी कंट्रीज़ आपस में जंग लड़ती नहीं है। क्यों नहीं लड़ती? क्योंकि इसका जवाब आता है लिबरल पीस थ्योरी में। वो बोलते हैं कि जो लोग होते हैं उनका भी वार में इंटरेस्ट नहीं होता। अब चूँकि हमने ये देखा कि इंसान जो है, जो इंडिविजुअल है, चूँकि ये लिबरलिज़म और रियलिज़म इंडिविजुअल पे बात करते हैं, फ़र्द पे बात करते हैं, और उस पे वो कहते हैं कि उसकी नेचर इनहेरेंटली गुड है, और चूँकि इंसान फितरी तौर पर अच्छा है तो इस वजह से उसका वार में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर ज़ाहिर बात है इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे और आवाम ने उनको मुंतखब किया होगा। तो जब आवाम भी नहीं चाहती कि जंग हो तो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो कैसे चाहेंगे। लेकिन जहाँ पर डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन होगा, जो लीडर्स हैं वो आवाम को जवाबदेह नहीं होते, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से ये काम लेके आगे बढ़ते हैं। तो लिबरल पीस थ्योरी ये कहती है कि पीपल का वार में दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा अगर जब कभी जंग होती है तो वो सिर्फ पार्टिकुलर लीडर होते हैं जो कि अपने ख़ास पार्टिकुलर इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जंग लड़ते हैं, ठीक है। लोगों का तो उसमें दिलचस्पी होती नहीं है। इसके अलावा ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की जैसे हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है, ठीक है। जिस तरह वियतनाम वार हुई थी और अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक ओपिनियन था वो चेंज हुआ, यानी कि ये तो बिल्कुल एक अलग मैंने बात कर दी। लेकिन ओवरऑल भी हम बात करें तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं तो पब्लिक ओपिनियन वेट रखता है, जबकि अथॉरिटेरियन रिजम में पता ही क्यों नहीं है कि अवाम क्या चाहती है, सिर्फ जो सिंगल आपका बादशाह है वो जो चाहेगा वैसा होगा। इसके अलावा लीडर्स जो होते हैं उन्होंने एक ख़ास मुद्दत के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ने होते हैं, और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो होती है अवाम, अगर सही डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर उनकी हो जाती है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जो अथॉरिटेरियन रिजम होता है
उसमें अगर एक बंदा हुकूमत कर रहा है तो पता ही क्यों नहीं है उसने उस हुकूमत से कब हटना है, जैसे सद्दाम हुसैन था। तो जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर लीडर्स ने दोबारा मुंतखब होना होता है, लिहाजा वो काम करते हैं जो आवाम के फ़ायदे में होते हैं। यानी कि ये हम डेमोक्रेसी की, आइडियल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आप इसको ये ना देखें कि होता है ऐसा या नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, यानी कि लिबरलिज़म भी एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, और इस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के तहत हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पीस एंड सिक्योरिटी कैसे कायम हो। तो पीस कायम करने के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन इसमें आता है। तो इसके पीछे मेजर अजम्पशन में हमने ये बात की थी पीछे वाली वीडियो में कि जो लिबरलिज़म है ये मानते हैं कि दुनिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए अगर रूल किया जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि पीस कायम हो, क्योंकि ज़्यादा कोऑपरेशन आपस में होगा। तो जब लीग ऑफ नेशन बनी थी तो ये भी इसी मकसद को लेके बनी थी कि जो सिक्योरिटी है ये थ्रू एक सिस्टम के ज़रिए होगी। इसमें कलेक्टिव एक्शन लिया जाएगा एग्रेसर के ख़िलाफ़, कि अगर कोई कंट्री जंग की तरफ कदम बढ़ाता है तो बाकी सारे कंट्री मिलकर उसके ख़िलाफ़ जो हैं वो कदम उठाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसके अलावा जो लीग ऑफ नेशन, आप मेरी अलग से मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक कंसेप्ट देना है कि एक इंटरनेशनल इदारा बना था कि उसके थ्रू सारे काम होंगे दुनिया में। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी थी, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी थी, कि वार के ज़रिए मसला हल करने की बजाय आप एक इदारे के ज़रिए मसला हल कर लें, डायलॉग के ज़रिए मसला हल कर लें। ये बेसिक मकसद था लीग ऑफ नेशन का। और इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है। कि अवॉइड वार, प्रमोट ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अब ये फिर सारे वो कंसेप्ट आ जाते हैं जो पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि जो लिबरल वाले हैं, लिबरल जो स्कूल ऑफ थाट है आईआर के अंदर, वो ये मानता है कि जितनी ज़्यादा ट्रेड मुल्कों के दरमियान होगी, कंट्रीज़ जितनी ज़्यादा आपस में ट्रेड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपस में वार ना करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपस में इंटर डिपेंडेंट होंगे, कि पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करता है, इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करता है, दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, दोनों की एक दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट है। तो जब वार होगी तो ज़ाहिर बात है सबसे पहला जो नुकसान होगा वो इस इकोनॉमिक्स को होगा। दोनों मुल्कों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो ट्रेड है, ये ख़त्म हो जाएगी, माली नुकसान होगा। और चूँकि लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है वार, जैसे हमने ऊपर बात की थी, तो चूँकि जब वार होती है तो नुकसान होता है, फ़ायदा किसी का नहीं होता। और फिर लिबरल ये मानते हैं कि इंसान रैशनल है, ये भी हमने इसके असम्पशंस में बात की थी। तो इन सारी सूरत हाल के होते हुए क्या होगा कि जितनी ज़्यादा ट्रेड होगी कंट्री कोई सोचेगा ही नहीं कि वो वार की तरफ आए, क्योंकि वार होगी तो फिर इनका अपना ही ज़ाती नुकसान होगा। तो एक तो यूएनओ को बनाने का मकसद ये था कि जो ट्रेड है कंट्रीज़ के दरमियान उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये सारे बने, कि अगर कोई कंट्री का कोई मसला भी है तो उसे कर्ज़ा वगैरह दिया जाएगा। और फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये भी हमने पीछे बात की थी, इसके ज़रिए उसका जो सिस्टम है वो आगे लेके जाया जाएगा। इन शॉर्ट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ज़रिए दुनिया का सिस्टम चलाया जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक लिबरलिज़म आता है, जिसमें हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पीपल एंड स्टेट्स, म्यूचुअल इंटरेस्ट इन म्यूचुअल बेनिफिट। ये पीछे मैंने डिटेल से बात की थी कि आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे क्योंकि आप रैशनल हैं। तो क्या होता है कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट से क्या मुराद है कि हर इंसान अपना फ़ायदा भी देखता है और फिर दूसरे का फ़ायदा भी देखता है, और एक पीस वाला माशरा कायम करता है। क्योंकि जिस माशरे में पीस नहीं होगा, क्यास होगा, वहाँ पर अल्टीमेटली आपका ही जो इंटरेस्ट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल है, वो अचीव नहीं होगा। तो ये एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। सारे लोग ये अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि अमन होगा, पीस होगा तो फिर आपका काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो किसी का काम भी नहीं बढ़ेगा। तो ये जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये वो लिबरल बोलते हैं कि ये लोगों में भी है, और चूँकि लोगों में है तो ये स्टेट्स में भी है। और ये जो कोऑपरेट करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेस्ट इन म्यूचुअल बेनिफिट, जहाँ पर आपका फ़ायदा है, म्यूचुअल बेनिफिट इन म्यूचुअल बेनिफिट, सीधी सी बात है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, अराइज फ्रॉम ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हमने यहाँ पर ऊपर प्रमोट ट्रेड वाले हिस्से में इसकी बात की कि आप आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें, आप आपस में ट्रेड करें, तो ज़ाहिर बात है आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, मुनहसर होंगे। ये हम आगे डिपेंडेंसी थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, इससे वार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये इसका पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में थीम था। इन शॉर्ट कि डेमोक्रेसी कायम हो दुनिया के अंदर, जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी उतना ज़्यादा वार होने के चांसेस कम है। नंबर 2, जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होगी, ठीक है, आपस में वो डिपेंड करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं कि वार ना हो और पीस कायम हो। तो ये पीस एंड सिक्योरिटी था।
इसके बाद ये काफ़ी अहम पॉइंट है लिबरल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, द स्टेट एंड पावर, कि स्टेट के बारे में वो क्या सोचते हैं और पावर के बारे में, जिसमें जो स्टेट वाला कंसेप्ट है ये अहम है। तो स्टेट के बारे में लिबरल बोलते हैं कि ये टेरिटरी होनी चाहिए, पीपल, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। ठीक है, व्हाट इज़ स्टेट, इस पर मेरी एक अलग से वीडियो भी आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे। तो इन शॉर्ट यानी कि लिबरल मानते हैं कि टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि स्टेट इज़ नेसेसरी इवल, ये स्टेट को अच्छा नहीं मानते। ये भी हमने पीछे वाली वीडियो में बात की थी इसकी भी, कि वो बोलते हैं कि मार्केट जो होनी चाहिए वो फ्री मार्केट होनी चाहिए। स्टेट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए। स्टेट के अंदर जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्री है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करे, अपनी मर्ज़ी से वो प्रोड्यूस करे, अपनी मर्ज़ी से वो कीमतों का तयन करे, अपनी मर्ज़ी से वो जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें दें। जो आपका हुकूमत है वो इस बात का फ़ैसला नहीं करेगी कि कितना प्रोड्यूस करना है, इस पर टैक्स वगैरह लगाएगी, उसकी कीमत का तयन करेगी, नहीं। जो मार्केट है वो फ्री होगी, फ्री मार्केट होगी, जो स्टेट है वो उसमें इंटरवेन नहीं करेगी। लेकिन चूँकि स्टेट लाजमी है, यानी कि आप एक तरह से तो लिबरल यही बोल देते हैं कि स्टेट होनी नहीं चाहिए, हुकूमत होनी नहीं चाहिए, सिर्फ मार्केट हो, फ्री मार्केट हो, हर बंदा आए, अपनी प्रोडक्ट को सेल करे और उससे मुनाफा कमाए और अपना फ़ायदा करे। तो चूँकि स्टेट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है, तो लिबरल बोलते हैं कि स्टेट है तो सही लेकिन इज़ नेसेसरी इवल। ठीक है, तो नेसेसरी इवल का क्या मतलब है ये आप समझते हैं। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट जो है, ये हमने पीछे बात की कि लिबरल बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए अगर होगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होगा, जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो वेट रखता है। लेकिन उसके अंदर ये बोलते हैं कि इज़ अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, ये एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर है, ये एक आप कह लेंगे एक जज है, इसने और कोई काम नहीं करना। इसने क्या करना है कि प्रोवाइड फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क किसको देना है, फ्री मार्केट को, कि जो जिसमें ट्रेड होगी, जिसमें इंस्टीट्यूशंस वर्क करेंगे, जिसमें हर बंदा आएगा अपनी प्रोडक्ट लेके आएगा, उसको सेल करेगा, मज़दूर आ रहा है वो अपनी स्किल्स को सेल करेगा, यानी कि कंपटीशन का माहौल होगा। हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में ज़्यादा दौलत इकट्ठी होगी और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ये जो फ्री मार्केट है इसको फ्रेमवर्क देगी, जिसमें लीगल और पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं इनका ख्याल, यानी कि लीगलिटी और पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसका ख्याल रखा जाएगा। स्टेट सिर्फ ये काम करेगी। इसके अलावा स्टेट के अंदर जो हर बंदा है वो आराम और सुकून से अपना बिज़नेस करे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी जो सिक्योरिटी है, इसका ख्याल स्टेट करेगी। ठीक है, यानी कि स्टेट एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर है, इसने करना कुछ नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी देनी है, कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल रखना है, उनको जो लीगल काम है, पॉलिटिकल जो काम है, सिर्फ वो उसने वो करना है। बाकी हर बंदा समझदार है, रैशनल है, वो अपना काम आसानी से कर सकता है। इसके बाद आता है लिबरल कंसेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म, कि डिस्ट्रीब्यूट पावर अमंग इंस्टीट्यूशन नो सोवरन। अब इसमें क्या है कि लिबरल वाले ये मानते हैं कि जो पावर है, जो सोवरेनिटी है, वो सेंट्रल नहीं होनी चाहिए, पावर सेंट्रल कभी भी नहीं होनी चाहिए। पावर जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिवाइडेड होनी चाहिए, कि जितनी ज़्यादा उसे डिवाइड कर सकते हैं आप कर दें। ठीक है, जिस तरह थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा आर्मी आ जाता है। यानी कि ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को, तो लिबरल वाले ये मानते हैं कि जितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर को करें, यानी कि पावर को आपने सेंट्रल नहीं रहने देना, कोई एक इदारा, कोई एक बंदा या कोई एक चीज़ वो पावर को डोमिनेट ना करे, बल्कि आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है लिबरल का, वो बोलते हैं कि पावर बस वो सेंट्रल नहीं होनी चाहिए, उसको आप जितना ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं कर दें। इसके अलावा स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, इसमें लिबरल वाले फ़र्क करते हैं। स्टेट क्या होती है ये तो ऊपर बात होगी, सिविल सोसाइटी क्या होती है, कि सिविल सोसाइटी उस सोसाइटी को बोलते हैं कि जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उन सब का कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, यानी कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि लिबरलिज़म वाले यहाँ पर फिर बोलते हैं कि स्टेट जो है वो इंटरवेंशन अपनी कम से कम रखे, यानी कि एक तो फ्री मार्केट में भी इंटरवेन ना करे, नंबर 2 सिविल सोसाइटी में भी इंटरवेन ना करे। क्योंकि सिविल सोसाइटी से मुराद क्या हो गया कि जो सिटीज़न है, जिस तरह फ़र्ज़ करें आप किसी क्लासरूम में बैठे होते हैं, या जिस तरह मेरी वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, तो आप जितने भी देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या है कि आपने लिबरलिज़म को अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक तरह की एक सिविल सोसाइटी है कि जिसमें सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। तो ओवरऑल जब हम किसी कंट्री में देखते हैं तो सब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, चूँकि लिबरल फ्री मार्केट के एस्पेक्ट से देखता है, तो यहाँ पर भी वो उसी एस्पेक्ट से ले रहा है कि हर बंदा खुद कंपटीशन में आना चाहता है, हर बंदा खुद अपनी प्रोडक्ट्स लेके आना चाहता है। अगर कोई मज़दूर अपनी वो स्किल्स बेचना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है, जो भी करना चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से करेगा,
स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये मार्केट के पर्सपेक्टिव से और एक जर्नल पर्सपेक्टिव में भी अगर आप रह रहे हैं तो उसमें भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब इसके एग्जांपल्स में भी वही चीज़ें, स्पोर्ट्स क्लब आ जाती हैं, ट्रेड यूनियन आ जाती हैं, सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा ये जो क्लब वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि करना रेगुलर स्टेट नहीं है, लेकिन स्टेट ने उसके बारे में फ़ैसले नहीं लेने कि इसने कैसे कैसे करना है, सिर्फ उसने प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटी देनी है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा लिबरलिज़म जो है वो बिलीव करता है स्टेट कैन सेट सम ऑफ इट्स सॉवरेनिटी टू अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पीछे जैसे हमने बात की थी कि लिबरलिज़म का एक और प्रिंसिपल ये भी है कि दुनिया का जो निज़ाम है, जो इकोनॉमिक है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए चलाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऊपर बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन अमंग इंस्टीट्यूशंस कि जो पावर है वो जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में डिवाइडेड होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, सेंट्रलाइजेशन पावर की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वो जब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, यानी कि पावर को वो अच्छा मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान की नेचर अच्छी है, पावर के पीछे नहीं भागना, जस्ट एंड मुनसिफ ऑर्डरली सोसाइटी कायम करनी है। तो यहाँ पर भी वो यूनाइटेड नेशन की, यूरोपियन यूनियन की यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है कि यूएनओ के सारे तकरीबन 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूएनओ के। तो अगर कोई यूएनओ के अंदर फ़ैसला होता है, कोई पाकिस्तान के अंदर एक्शन लेना है, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या कहीं भी दुनिया में लेना है, तो बेसिकली कुछ सोवरेनिटी इन इंस्टीट्यूशंस को भी मिल जाती है, बल्कि आप आजकल तो इनको मिली हुई है। कोई भी स्टेट सोवरेन नहीं है। इस बात को फिर रियलिज़म सही तरह से एक्सप्लेन करता है कि जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है, जो हेजिमोनिक कंट्री है दुनिया के अंदर, सिर्फ वही सोवरेन है नहीं। ठीक है, सोवरेनिटी का कंसेप्ट अब ख़त्म है, क्योंकि सिर्फ वही सरवाइव करता है दुनिया में, वही सोवरेन रहता है जो पावरफुल होता है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन की मिसाल है कि जिनकी कॉमन करेंसी भी है, बॉर्डर भी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा उनका एक हार्मनी है माशरे के अंदर। लेकिन अब ब्रेग्जिट हुई है, जो इंग्लैंड है वो उससे अलहदा हो गया। आप मेरी ब्रेग्जिट पे भी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली इनका मकसद ये है कि आप सोवरेनिटी देंगे तो आप अकेले तो नहीं देंगे, सारी दुनिया देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जंग को, यानी कि कोई भी मसला आपके दरमियान अगर होता है तो आप उसको जंग के ज़रिए हल करने की बजाय इन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हल करेंगे, क्योंकि सारे इसके मेंबर स्टेट्स होंगे और वो मिल के कोई ना कोई सही फ़ैसला लेंगे। इसके बाद इसमें पीपल पावर आता है। ये वही बिल्कुल डेमोक्रेसी की बात है कि स्टेट के अंदर जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है, किसी और के पास नहीं होती। यानी कि अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप से कंपैरिजन आप कर लें यहाँ पे, तो पीपल पावर होती है। इसके अलावा जो मिलिट्री पावर है उसको लिबरल वाले ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं कि ये पावर अब, जो ये चीज़ है ये अब ख़त्म हो रही है। अब असल पावर क्या है? असल पावर इकोनॉमिक पावर है। जो कंट्रीज़ जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है वही ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। जो मिलिट्री पावर है, फिज़िकल पावर है, वो ज़्यादा अहम नहीं है। इस सिलसिले में मिसालें भी, यानी जापान है, शेल है, IBM, निसान है, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। आप सारे इसको जानते हैं। निसान तो क्रिकेट में भी ये स्पॉन्सर है, इसको तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे बड़े बड़े इकोनॉमिक हब हैं। जापान छोटा सा कंट्री है, लेकिन दुनिया का 15% इकोनॉमिकली ये कंट्रीब्यूट करता है। अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इनका रियलिज़म पे क्रिटिसिज्म है। रियलिस्ट बोलते हैं कि जो मिलिट्री पावर है, जो फिज़िकल पावर है, वो सबसे अहम है। ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक पावर है वो सबसे ज़्यादा अहम है, मिलिट्री पावर को ये अहमियत नहीं देते। तो ये था स्टेट एंड पावर के बारे में। इसके बाद इसमें कंसेप्ट आता है इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर का। ठीक है, कि जो लिबरलिज़म है वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या समझता है। तो अक्सर बातें हम पीछे कर चुके हैं कि लिबरल जो हैं वो बोलते हैं कि वर्क ऑन नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर। जिस तरह उन्होंने पहले लीग ऑफ नेशन बनाई थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक, IMF, फलां, इस तरह के फर्दर जो इदारे थे वो बने, ताकि इनके ज़रिए क्या हो, कोऑपरेशन हो और इंटरडिपेंडेंसी हो। ये बातें कर चुके कि कंट्रीज़ जितने ज़्यादा आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे, जितने ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं कि वार ना हो। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है फंक्शनलिस्ट का। ठीक है, अब फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं कि कंट्रीज़ जितना ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम्स भी, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनको करना पड़ता है आपस में कोऑपरेशन। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किस वजह से पैदा होते हैं कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में फ़ोन करते हैं तो ज़ाहिर बात है आप एक बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर एक ट्रांसनेशनलिज्म का कंसेप्ट आता है कि आप बॉर्डर आप क्रॉस कर चुके हैं। जिस तरह आजकल का सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है,
इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो फंक्शनलिस्ट ये बोलते हैं कि कंट्रीज़ आपस में इंटरेक्ट तो कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि पोस्टल सर्विस की कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के, ग्लोबलाइजेशन के। तो इन मसाइल को हल करने के लिए वो कोऑपरेट भी करते हैं। जब कोऑपरेट करते हैं तो फिर मसाइल हल होते हैं। तो अगर वो कोऑपरेट ना करें, सिर्फ मसाइल पैदा हों लेकिन कोऑपरेट ना करें, तो फिर क्या होगा? फिर जंग होगी। यानी कि जंग ना होगी तो एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कन्फ्लिक्ट फिर छोटे से बड़ा हो जाता है। तो फंक्शनलिस्ट ये बोलते हैं कि कोऑपरेशन ये लाजमी है, ये जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं ख़ास तौर पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसके अलावा मोर कोऑपरेशन, लेस चांस टू विदड्रॉ फ्रॉम कमिटमेंट, पीस इनहांस्ड, वार कॉस्टली, वार विल बी नो रैशनैलिटी। ये सारी बातें पीछे हो चुकी हैं कि वार होगी तो ज़ाहिर बात है इकोनॉमिकली नुकसान होगा, जो किसी के भी फ़ायदे में नहीं होता। यानी कि रैशनैलिटी यही होती है कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कोई भी काम करने से पहले, जिसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा हो वो आप कर लेते हैं, जिसमें नुकसान ज़्यादा वो आप नहीं करते। तो वार की सूरत में चूँकि नुकसान होता है, नुकसान किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, लिहाजा वो काम नहीं करेंगे, हमेशा पीस वाला काम करेंगे। पीस किस में है? कोऑपरेशन में है। कोऑपरेट करें और सुकून से आप अपनी लाइफ गुजारें। मिसाल के तौर पर इसकी दी जाती है यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड वार 2 से पहले जितने भी कंट्रीज़ थे, जैसे इंग्लैंड था, जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, आपस में ये लड़ते रहते थे। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएनओ बनी, इनकी यूरोपियन यूनियन बनी। यानी कि जब इन्होंने कोऑपरेशन शुरू कर दिया तो फिर कोई भी वर्ल्ड वार 1 के बाद कोई भी यूरोप में वार नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दी जाती है। इसके अलावा कोऑपरेशन की वजह से इसके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, जो जस्ट मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ कि 2007 का रिसेशन। इससे पहले 1930 में एक डिप्रेशन आया था, फिर 2007-8 में एक रिसेशन आया था। कि एक कंट्री के अंदर जब आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं, तो अगर सिर्फ एक अमेरिका के अंदर कोई इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, रिसेशन आती है, तो उसकी वजह से फिर बाकी सारी दुनिया को भी रिसेशन का सामना करना पड़ता है। अब इसमें आप डिटेल से 2007 का रिसेशन देख सकते हैं कि वो क्या था। बताने का मकसद ये है कि जब कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर जब एक मुतासिर होता है तो फिर बाकी सारे भी मुतासिर होते हैं। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूशन रिजॉल्व विदाउट गोइंग टू वार, कि जो मसला वार के ज़रिए हल करना है वही आप किसी इदारे के ज़रिए कर ले। इसके बाद एक अहम कंसेप्ट आता है न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का। ठीक है, अब ये क्या है? ये बेसिकली फोकस इंस्टीट्यूशंस पर ही करता है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से। अब बेसिकली जो लिबरल स्कूल ऑफ थाट है, इस पर क्रिटिसिज्म किया जाता है न्यू रियलिस्ट की जानिब से। क्या? HCT, हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। यानी कि जो नियो रियलिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी पे। हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी क्या है, इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या मुराद है कि रियलिस्ट ये मानते हैं कि दुनिया का जो निज़ाम है ये एक हेजिमोन की वजह से चल रहा है। हेजिमोन किसे बोलते हैं? सिंपल लफ्ज़ों में आप इसे सुपर पावर बोल सकते हैं, या वो कंट्री जिसके मद्दे मुकाबले कोई दूसरा कंट्री ना हो। यानी कि जिस तरह आजकल सादा ज़ुबान में हम अमेरिका को बोलते हैं कि अमेरिका हेजिमोन है। अमेरिका की जो मिलिट्री का जो बजट है उसका जो आप हाफ़ कर दें तो अमेरिका को निकाल के बाकी पूरी दुनिया का बजट जो है वो उस हाफ़ के बराबर है। यानी कि सिर्फ अमेरिका का जो बजट है, ठीक है, और बाकी पूरी दुनिया का जो बजट है उसका हाफ़ करें तो वो अमेरिका के बराबर बनता है। तो एक अमेरिका आधी दुनिया पे भारी है। तो यानी कि ये एक एस्पेक्ट है, ये एक एंगल है देखने का। इसके अलावा आप इकोनॉमिकली अमेरिका को देख सकते हैं, उसकी रिसर्च के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आप देखें तो हर लिहाज से अमेरिका काफ़ी आगे है। तो वो एक हेजिमोन है। तो रियलिस्ट ये बोलते हैं कि दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है ये हेजिमोन की वजह से चल रहा है। हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, कि जो स्टेबिलिटी है इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो हेजिमोन की वजह से है। अगर हेजिमोन इकोनॉमिकली या किसी भी लिहाज से फाइनेंशली इन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट ना करे, यानी कि लिबरलिज्म तो इंस्टीट्यूशन पे बहुत फोकस करते हैं, पहले यूएनओ, फिर लीग ऑफ नेशन, फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो रियलिस्ट वाले बेसिकली लिबरलिज्म पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि अगर हेजिमोन इन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट ना करे, अगर वो इस दुनिया के निज़ाम को सपोर्ट ना करे तो फिर ये तो सिस्टम आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये तो ख़त्म हो जाएगा अगर कोई हेजिमोन ना होगा। तो हेजिमोन कौन है? अमेरिका है। ठीक है, यानी कि जो लिबरलिज्म है उस पर अगर आप अटैक करना चाहें तो अमेरिका अटैक उस पर कर सकता है।
ये जो इदारे आपने बनाए हुए हैं ये 1 मिनट में ख़त्म हो सकते हैं अगर एक हेजिमोन चाहे। ठीक है, ये यानी कि हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का एक कंसेप्ट है कि हेजिमोन की वजह से दुनिया में स्टेबिलिटी कायम है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हेजिमोन की वजह से ही चल रहा है। तो इसके जवाब में फिर जो नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म था उन्होंने जवाब दिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि जो हेजिमोन है उसकी वजह से ये सारे इदारे चल रहे हैं, बल्कि फिर वो वही रैशनैलिटी के कंसेप्ट पे आ जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हर इंसान रैशनल है, वो अपना देखता है कि उसके क्या फ़ायदे में है और वो हमेशा वही काम करता है। तो सक्सेसफुल कोऑपरेशन नॉट ऑन हेजिमोन, ये जो इदारे हैं इनके ज़रिए जो कोऑपरेशन होता है ये हेजिमोन के ज़रिए नहीं होता, ये आप जवाब दे रहे हैं, बल्कि ऑन द नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, बल्कि जितने नुमाइंदे उसमें होते हैं इदारे में, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो लोग हैं, जितने प्लेयर्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वो परसीव लॉन्ग टर्म बेनिफिट फ्रॉम कोऑपरेशन, वो सोच लेते हैं फ़ायदा कि जितना ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म इस इदारे के ज़रिए चलते रहेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता रहेगा। ये रैशनैलिटी का कंसेप्ट आ गया कि वो रैशनल हैं, वो समझदार हैं, उन्हें पता है कि हमने कोऑपरेशन करना है और हमारा फ़ायदा होना है। ठीक है, और इस फ़ायदे की वजह से वो कभी भी उस इदारे को ख़राब होना नहीं देते, क्योंकि अगर वो इदारा, अब फिर वही इसमें वो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ गई कि अगर ये इदारा ख़राब होगा तो फिर किसके ज़रिए वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किसके ज़रिए वो आगे बढ़ेंगे। हर कंट्री अगर ये कह दे कि इसके ज़रिए तो फिर क्वास पैदा होगा। एक इंस्टीट्यूशन होगा, उसके ज़रिए सारे आपस में मिलेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो लोग चूँकि रैशनल हैं, वो समझते हैं, इस वजह से वो इस बात को ख़राब नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये इस तरीके से हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का आंसर देते हैं कि एक हेजिमोन की वजह से निज़ाम नहीं चल रहा, बल्कि जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो समझदार हैं और उन्हें पता है कि हमने लॉन्ग टर्म में चलना है और इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो ये इंस्टीट्यूशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बातें थी। इसके बाद ये आखिरी स्लाइड है, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म हम देखेंगे। तो इनइक्वालिटी के बारे में क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में लिबरल क्या कहते हैं कि एम्फसाइज इक्वल राइट्स। ये हमने शुरू में देखा था पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन में कि वो इक्वल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें। तो इक्वलिटी के बारे में उनका काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है कि भाई ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, सबको बराबर का जो चांसेस हैं वो मौके मिलने चाहिए। ये जो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा यूएनओ में भी लीगल ऑब्लिगेशन टू ऑल स्टेट्स कि यूएनओ में कोई फ़ैसला अगर लिया जाता है तो ज़ाहिर बात है फिर वो सारी स्टेट्स ने फॉलो करना है अगर वो उसका मेंबर स्टेट्स है। तो यह भी एक इक्वलिटी का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो जिनके पास वीटो पावर है उनके ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला हो तो वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा। यानी कि अमेरिका ने इराक़ के अंदर जो इल्लीगल इन्वेजन की थी अपनी मर्ज़ी से, उसका जवाब कौन देगा? क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास इस बात का जवाब है? लेकिन चूँकि ये हम थ्योरेटिकल डिबेट कर रहे हैं, तो यूएन वाज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू ऑल स्टेट्स, जो कोई उसका मेंबर स्टेट है तो अगर कोई फ़ैसला होता है तो वो फिर उसे मानना पड़ेगा। इसके अलावा 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसमें वही सारी बातें कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसे तालीम का हक़ है, पढ़ने का हक़ है, जिससे शादी करे, रिलीजन का, ये सारी चीज़ें। तो इक्वलिटी के बारे में तो काफ़ी हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं जस्टिस के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद प्योर जो लिबरल आइडियाज़ हैं वो फिर यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर जो इक्वलिटी और जस्टिस की बात हो रही है ये फ्री मार्केट के कंसेप्ट के हिसाब से हो रही है। पीछे जैसे हम की थी कि लिबरल ये मानते हैं कि मार्केट फ्री होनी चाहिए और स्टेट को उसमें, जो गवर्नमेंट है उसको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब ये उसी हिसाब से जो लिबरल है वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक लिबरल्स ऑन द राइट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है और एक ऑन द लेफ्ट है। आप जानते हैं कि दाएं और बाएं बाजू की सियासत होती है, आप इसको अलहदा से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं आपको बता रहा। तो जो राइट वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि फार्मल इक्वलिटी, यानी कि हर बंदा जैसा भी है, कोई पढ़ा हुआ है, कोई पढ़ा नहीं लिखा, कोई मज़दूर है, कोई बॉस है, कोई जैसा बंदा भी है वो सारे के सारे बराबर हैं। फार्मल इक्वलिटी है। ठीक है, मार्केट में आप आओ, आप compete करो और आप अपना मुनाफा कमाओ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फार्मल इक्वलिटी, एवरीवन इक्वल। अब जैसे ये मैं नीचे वाला बताऊंगा तो ये ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर बंदे के पास बराबर है। ठीक है, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी करे, कम्पीट इन मार्केट करे, कोई कुछ भी करे। इसके अलावा फ्री मार्केट ओनली मीन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इंटरेस्ट एंड कंपटीशन। ठीक है, यानी कि लिबरल ऑन द राइट वाले क्या बोलते हैं कि स्टेट को, हुकूमत को बिल्कुल इंटरवेन नहीं करना फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, वो सारे के सारे बराबर हैं। हर बंदे के पास अक्ल है, वो उसका इस्तेमाल करे और कम्पीट करे और जितना मुनाफा चाहे वो कमा ले।
इसके बाद लिबरल ऑन द लेफ्ट ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ से आपको ऊपर वाले की भी सही समझ आएगी। यहाँ पर वो बोलते हैं कि लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन चाहिए हमें, यानी कि ओवरऑल हम इनइक्वलिटी और जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो जो लेफ़्ट वाले ये बोलते हैं कि भाई फ्री मार्केट चाहिए, इस बात से तो इनकार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेट को, हुकूमत को चाहिए कि वो इंटरवेन करे। क्यों करे? टू एड्रेस सोशल इनइक्वलिटी। सोशल इनइक्वलिटी यानी कि किसी भी माशरे के अंदर सारे इंसान नेचुरली बराबर नहीं होते, यानी कि कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं। यानी कि एक मज़दूर जो है और एक जो मिल मालिक है वो तो बराबर नहीं है, ज़ाहिर बात है। तो फ्री मार्केट के अंदर जब वो कम्पीट कर रहे हैं तो मज़दूर ने मज़दूर रहना है, जो ऊपर वाला उसने यानी कि जो बॉस है उसने बॉस रहना है। तो बैरियर टू इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है, ये जो रुकावट एक बनी हुई है, उसको दूर करने के लिए स्टेट को चाहिए कि वो थोड़ा सा इंटरवेन करे। इसके अलावा यानी कि इस सिलसिले में वो क्या कर सकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि हर बंदे को वो एजुकेशन दे, हर बंदे को वो डिग्री दे, हर बंदे को वो एसेंशियल स्किल्स दे, जिसका इस्तेमाल करते हुए जब वो मार्केट में जाए तो वो कम्पीट कर सके, वो दूसरे के बराबर आ सके, या वो ज़्यादा जो मुनाफा है उसको कमा सके। ठीक है, तो ये काफ़ी सख्त हैं। जो राइट वाले हैं ये बोलते हैं नहीं, कोई जैसा भी है इक्वल है, स्टेट इंटरवेन करेगी नहीं। ये कहते हैं कि नहीं, स्टेट इंटरवेन करे और जहाँ पर थोड़ी बहुत इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म करे, और जो सिटीजन्स हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि सब के लिए एक बराबर इसी सिचुएशन कायम करे, ताकि लोग वाकई में आपस में कम्पीट करें और इसका कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो ये इनइक्वलिटी और जस्टिस के बारे में आइडियाज़ थे। इसके बाद हम इस पर क्रिटिसिज्म देखते हैं कि लिबरलिज्म पे जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो बोलते हैं कि फ्री मार्केट एंड प्राइवेट ओनरशिप लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फेवर एंड, कि ज़ाहिर बात है कि जब मार्केट फ्री होगी उसमें हर बंदा कम्पीट कर रहा है, तो अमीर अमीर से अमीर तर होगा, गरीब गरीब से गरीब तर होगा। ठीक है ना, यानी कि हर बंदा आ रहा है, फ्री मार्केट है, हुकूमत इंटरवेन नहीं कर रही। ये पीछे अभी हमने बात की, जो राइट वाले हैं वो बोलते हैं बिल्कुल बराबर हो, ताकि जो वाकई में अमीर है वो अमीर हो, गरीब हमेशा गरीब रहे। तो जो लेफ़्ट वाले हैं वो बोलते हैं कि हुकूमत इंटरवेन करे और फील्ड कायम करेगी, यानी कि एजुकेशन दे, कुछ इसेंशियल स्किल्स दे, डिग्री दे, लोग वाकई में कम्पीट कर सके। तो ये एक इसमें क्रिटिसिज्म आता है। जो फ्री मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसी चीज़ को बुनियाद बना के कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से जो दौलत का इर्तिकाज़ है वो बहुत चंद लोगों के हाथ में रह जाता है। तो इस वजह से क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी कि ओवरऑल के इस वजह से माशरे में इनइक्वलिटी आती है। इसके अलावा वेल्दी अफेक्ट द लिबर्टी, कि जब किसी माशरे में लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो दूसरे को फिर उसकी जो लिबर्टी है उसको कंट्रोल करते हैं। अमीर बंदा गरीब बंदे को कंट्रोल करेगा, यानी कि अमीर कभी नहीं चाहेगा कि गरीब भी अमीर हो जाए, क्योंकि गरीब अगर अमीर हो गया तो फिर अमीर कौन कहेगा। तो जो वेल्दी हो जाता है, अमीर बंदा हो जाता है, वो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे को अफेक्ट करने लगता है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा जो लेफ़्ट लिबरल है ये लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन, अभी हमने बात की। जो राइट वाले हैं ये ऑलवेज अगेंस्ट। तो यहाँ से एक नई बात भी आ जाती है कि ख़ुद लिबरलिज्म के अंदर ही दो स्कूल ऑफ थाट पैदा हो चुकी है, एक राइट है और एक लेफ़्ट है। दोनों को हम पीछे वजात कर चुके हैं। तो यह भी एक क्रिटिसिज्म है। राइट वाला यानी कि वेल्थ इंक्रीज ट्रिकल डाउन, ये पीछे यानी कि ये एक नया कंसेप्ट मैंने लिख दिया। ट्रिकल डाउन क्या होता है कि जितनी ज़्यादा सोसाइटी में दौलत होती है, जितनी ज़्यादा, यानी कि ये जो ऊपर हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा कि फिर कुछ चंद लोगों के हाथ में आ जाती है। तो ट्रिकल डाउन का मतलब ये होता है कि किसी भी सोसाइटी में जितनी ज़्यादा दौलत होती है, यानी कि चाहे वो चंद हाथों में क्यों ना हो, तो वो चंद हाथों से निकल कर माशरे का जो गरीब तबका होता है वहाँ तक भी पहुँच जाती है, और वहाँ तक वो ऐसी पहुँचती है कि माशरे का गरीब तबका भी खुश हो जाता है, प्रोस्परस हो जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आपकी जेब में 100 रुपये है और आप बाहर जाते हैं और आपको कोई फ़कीर नज़र आता है, तो मे भी आप उसे 5-10 रुपये दे दें। अगर आपकी जेब में 1000 रुपये है तो आप खुश होकर देंगे। अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपये है तो 5-10 रुपये दे देने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि आप कह देंगे कि ले ले, चाहे आप उसे 100 रुपया भी क्यों ना दे दें। तो ट्रिकल डाउन यही होती है कि जब किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दौलत होती है, चाहे वो चंद हाथों में क्यों ना हो, तो वो उन चंद हाथों से निकल के, यानी कि ट्रिकल डाउन करके नीचे जो गरीब तबका होता है वहाँ तक पहुँच जाती है, और वहाँ तक वो इस तरह पहुँचती है कि वो गरीब तबका भी प्रोस्परस हो जाता है।
यानी कि इस तरह का ये कंसेप्ट है ट्रिकल डाउन। तो राइट वाले ये बोलते हैं कि नहीं भाई, स्टेट इंटरवेन ना करे, कंपटीशन होगा, और अगर इनइक्वलिटी आती भी है तो ट्रिकल डाउन के ज़रिए दौलत ऊपर से नीचे आ जाएगी और माशरे का गरीब तबका भी खुश हो जाएगा। इसके अलावा अटैक ऑन यूनिवर्सलिज्म वाले हैं, ये यूनिवर्सलिज्म पे काफ़ी बिलीव रखते हैं। जिस तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी हमने बात की कि इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए रूल करना, पूरे जो दुनिया है वो उसका मेंबर स्टेट्स हो, इस तरह से। इसके अलावा यूनिवर्सलिज्म का एक और कंसेप्ट भी है कि यूनिवर्सलिज्म बेसिकली इसको कहते हैं कि कुछ लाज, जिस तरह सूरज मशरक़ से निकलता है मगरब में गुरूब होता है, ये एक यूनिवर्सल है। आप इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ये ला ऐसे ही रहना है कि अमीर कंट्री अमीर हुआ, उन्हीं असूलों को फॉलो करके एक गरीब कंट्री भी अमीर हो सकता है। यानी कि जिस तरह अमेरिका या बरतानिया अमीर हुआ जिन असूलों को फॉलो करके, उन्हीं असूलों को फॉलो करके पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है। ये यूनिवर्सलिज्म का प्रिंसिपल है। तो ये लिबरल वाले देते हैं और इस वजह से इन पर, यानी कि अटैक किस तरह से किया जाता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बरतानिया या अमेरिका ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये तो बेसिकली एक्सप्लोटेशन करके, यानी कि कॉलोनीज़ बना के इस तरह से ये अमीर बने। तो क्या अब पाकिस्तान भी कॉलोनी बनाना शुरू कर दे, क्या आप इंडिया भी शुरू कर दे? यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एक प्रिंसिपल को, एक उसूल को फॉलो करके अगर एक कंट्री अमीर हुआ है तो लाजमी नहीं कि दूसरा कंट्री भी उसी उसूल को फॉलो करके अमीर हो। तो इस तरह ये इस पर अटैक किया जाता है। इसके अलावा जो लिबरल व्यू है कि पीपल आर नेचुरली गुड, ये भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि लाजमी नहीं कि हर बंदा गुड ही हो, बीच में कुछ लोग बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये चूँकि फितरी तौर पे बात कर देते हैं कि नेचुरली गुड है, तो कुछ लोग नेचुरली बैड भी होते हैं। जिस तरह रियलिज़म कहता है कि वो नेचुरली सेल्फिश है। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रियलिज़म पे क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, सारे बुरे नहीं है, कुछ गुड भी हैं। तो यानी कि ये मिली जुली बात है। इसके अलावा कोऑपरेशन मीन्स नो कन्फ्लिक्ट, ये काफ़ी अहम पॉइंट है। तो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये बोलते हैं कि कंट्रीज़ हमेशा कोऑपरेट, यानी कि लिबरल वाले तो ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करेंगी उतना ज़्यादा वार होने के चांसेस कम है और पीस ज़्यादा होगा। तो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई कंट्रीज़ कोऑपरेट तभी करती हैं जब कोई मसला होता है, यानी कि अगर कोई मसला ही ना हो तो कंट्री कोऑपरेट क्यों करे? कोऑपरेट हमेशा तब होगा जब कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो यानी कि ये एक अपोजिट आइडिया इधर आ गया है। लिबरल वाले ये बोलते हैं कि कोऑपरेशन होगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जबकि जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये बोलते हैं कि कोऑपरेशन होता ही कन्फ्लिक्ट के लिए, यानी कि कन्फ्लिक्ट होता है तो कोऑपरेशन होता है, कन्फ्लिक्ट अगर नहीं होगा तो फिर कोऑपरेशन ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये एक इस पर क्रिटिसिज्म है। तो ये था एक ओवरऑल इस पर क्रिटिसिज्म, और ओवरऑल मैंने लिबरलिज़म जो था उस पर आपको बताया कि लिबरल क्या पर्सपेक्टिव है, क्या स्कूल ऑफ थाट है, क्या सोचता है वो, मेजर अजम्पशन। यानी कि ये पिछली वीडियो है, यहाँ से मैंने ये वाली वीडियो शुरू की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा कि लिबरलिज़म क्या है। वीडियो देखने का शुक्रिया।